नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास में आज 1857 की क्रांति का अध्ययन किया जाएगा। आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना है। 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात लगभग 100 वर्षों बाद यानी 1857 में जो क्रांति भारत में हुई उसके अनेक कारण थे और यह माना जाता है कि इन 100 सालों में जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने एक व्यापारिक कंपनी से अपने आप को एक शासक के रूप में स्थापित किया और इसके जो विपरीत परिणाम भारत पर हुए, इन सभी को समग्र कारणों से ये क्रांति प्रारंभ हुई। अंग्रेज़ जिस समय भारत में आए उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में उनका स्टेटस एक ट्रेडिंग कंपनी का था, लेकिन भारत में आने के पश्चात उन्हें यहाँ की राजनीतिक जो समस्याएं थी और भारत में जो अलग अलग लोगों के शासन थे और सबके जो अलग अलग महत्वाकांक्षाएं और आशाएं थी, उन सभी के बारे में ज्ञात होने के बाद अंग्रेज़ों को जब ये अनुभव हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को पर्टिकुलरली, कि वे यदि चाहें तो भारत में स्थायी रूप से न केवल व्यापार कर सकते हैं बल्कि अपना शासन भी स्थापित कर सकते हैं, तो इसीलिए इसके बाद में उन्होंने साम्राज्य निर्माण का कार्य किया और भारत को एक उपनिवेश के रूप में स्थापित किया। और किसी भी साम्राज्यवादी राष्ट्र के द्वारा किसी राष्ट्र को उपनिवेश बनाए जाने के जो भी विपरीत परिणाम हो सकते थे वे सभी भारत में हुए और इसीलिए लंबे समय तक ब्रिटेन की एक कॉलोनी के रूप में भारत का विकास होने के कारण इसके जो नुकसान थे वे भारतीयों को अनुभव होने लगे और इसीलिए समय के साथ साथ उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि ब्रिटिश राज के कारण भारतीयों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 1857 की यह घटना इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि इसके संबंध में कई सारी विवेचनाएं हो चुकी हैं। 1857 की क्रांति में प्रमुख रूप से 3 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है: क्रांति के कारण और इसके परिणाम, और इन 2 चीज़ों के अलावा महत्वपूर्ण रूप से जिस चीज़ का अध्ययन किया जाता है वो है क्रांति की प्रकृति, द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। प्रकृति से मतलब है कि यह जो घटना हुई थी यह वास्तविक रूप में या वास्तव में किन कारणों से हुई थी और इसका स्वभाव क्या था। और ये अध्ययन इसीलिए किया जाता है क्योंकि जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उसके एक लंबे समय तक इसे विभिन्न रूपों से परिभाषित किया गया और क्योंकि उस समय भारत एक उपनिवेश था तो इसीलिए इस घटना को अलग तरह से इसका अध्ययन किया गया और आने वाले समय में इस घटना को अलग रूप से स्टडी किया गया। तो इसीलिए 1857 की क्रांति की प्रकृति का अध्ययन आवश्यक है। इन 3 चीज़ों के अध्ययन में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति के विभिन्न कारण जो थे उनका अध्ययन किया जाएगा और किसी भी घटना के लिए जिस प्रकार से विभिन्न कारण उत्तरदायी होते हैं उसी प्रकार से
1857 की क्रांति के विभिन्न कारणों को 5 सब हेडिंग्स में विभाजित किया जा सकता है। इसके लिए उत्तरदायी राजनैतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और एक प्रमुख सैनिक कारण, क्योंकि मूल रूप से इस क्रांति में सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था और इसका तात्कालिक कारण भी एक सैनिक घटना थी। राजनीतिक रूप से यदि विभिन्न कारणों का अध्ययन किया जाता है तो अधिकतर इतिहासकारों का यह मानना है कि इस क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण था लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आया तब उसके पश्चात उसने भारत में साम्राज्यवादी नीति का विस्तार किया और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही अधिकतर जो देशी राज्य थे उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया और इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया गया। इससे स्वाभाविक है कि देशी नरेश जो थे वे डलहौजी के इस दुर्व्यवहार के कारण उसके विरोधी थे। डलहौजी के भारत में आने के पश्चात विभिन्न प्रदेशों का विलीनीकरण हुआ, जिससे वहाँ के शासकों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और वे डलहौजी के और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुए। लॉर्ड डलहौजी का प्रयास भारत में यही था कि येन केन प्रकरण ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए और इसके लिए उसने उचित और अनुचित सभी तरीकों का प्रयोग किया। कुछ महत्वपूर्ण प्रदेश जिनमें नागपुर, सतारा और झांसी को माना जाता है, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने गोद निषेध की नीति का अनुसरण किया, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही यह व्यवस्था थी कि यदि किसी शासक के कोई पुत्र नहीं होगा तो वह दत्तक पुत्र लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है, जो उसके बाद उसके साम्राज्य का शासक होगा। और यह व्यवस्था प्राचीन काल से एक परंपरा के रूप में चली आ रही थी। लेकिन डलहौजी को जब यह अनुभव हुआ कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां शासकों के संतान नहीं है, तो उसने उनके राज्यों को हड़पने के लिए इस गोद के अधिकार को निषिद्ध किया, जिसे गोद निषेध कहा जाता है। और इसके आधार पर उसने नागपुर, सतारा, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया। अवध के प्रदेश को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और इसमें किसी भी प्रकार से नैतिकता को नहीं देखा गया। इसी प्रकार नाना साहेब की पेंशन को भी डलहौजी के द्वारा जब्त कर लिया गया और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की जो नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई जा रही थी, उसके लिए धीरे धीरे भारत में विरोध की भावना उत्पन्न हो रही थी। और जैसा कि इस विद्रोह में देखा भी गया, झांसी की रानी और नाना साहेब और वे सभी शासक जो कि डलहौजी की इस नीति से प्रसन्न नहीं थे, उन लोगों ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और इसीलिए यह माना जाता है कि 1857 की क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। अंग्रेज़ों की न्याय व्यवस्था भी भारतीयों के हित में नहीं थी। भारतीय न्यायाधीशों की अदालत में
अंग्रेज़ों के मुकदमे नहीं हो सकते थे और इस प्रकार से जो न्यायाधीश थे उनके लिए यह स्पष्ट था कि वे विभिन्न जो न्यायालय हैं उन्हीं में अंग्रेज़ों का जो पक्ष है उसको सुना जाए। इसके अलावा जो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था थी उसमें अत्यधिक समय और धन व्यय होता था और इसके कारण से भी भारतीय न्याय व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे और मूल रूप से यह माना जाना चाहिए कि अंग्रेज़ी शासन भारत में एक विदेशी शासन था और इसीलिए स्वाभाविक है कि उनका कार्य यही था कि अत्यधिक जो हित है अंग्रेज़ों के उन्हीं को देखा जाए और ऐसी स्थिति में जो भारतीय हैं उन्हें केवल शासित माना जाता था और इसीलिए किसी भी समय भारतीयों ने पूरी तरह से भारतीयों के कल्याण के बारे में कभी भी नहीं सोचा और इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था में अत्यधिक दोष थे और विभिन्न राजनीतिक कमियों के कारण भारतीयों में असंतोष व्याप्त हुआ जो विद्रोह के रूप में उभरा।